नागरिक शास्त्र का, जिसमें सत्ता की साझेदारी नामक पाठ है, और मैं इस पे आपको विस्तार से अवगत कराऊंगा, क्योंकि सत्ता की साझेदारी क्या है, कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको हासिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको इसकी जानकारी हासिल नहीं होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि सत्ता की साझेदारी है क्या। तो पहले हम इसका परिचय कराते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के संघर्ष को कम करती है। राजनीतिक टकराव आगे चलकर प्राय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना अथवा उसका विकेंद्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था के स्वामित्व के लिए अच्छा होता है। वस्तुतः सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है। ये लोकतंत्र के विकास में आवश्यक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार होनी चाहिए। एक समूह होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत होता है वही सत्ता में हासिल हो, उसी को सत्ता प्राप्त होती है। तो यहाँ इस पाठ का तात्पर्य ये है कि सत्ता की साझेदारी, जैसे कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक टकराव को कम करने के लिए, यानी कि कई भाषाभाषी ऐसे होते हैं जो भाषा की संख्या के आधार पर ज्यादा होते हैं और कुछ भाषा की संख्या के आधार पर कम होते हैं। तो जो ज्यादा लोग होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य का उपयोग करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हों। और इसी बीच में जो कम लोग होते हैं, जिनकी कम साझेदारी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो सत्ता की साझेदारी में यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। इससे राजनीतिक टकराव कम होता है। अब हम ये देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के अंदर दो प्रमुख देशों के बारे में आज हम आपको अवगत कराएंगे। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में जानकारी लेते हैं कि वहां सत्ता की साझेदारी में क्या दिक्कतें हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नोट करो, इसकी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग से लगी हुई हैं। यानी कि बेल्जियम की सीमाएं जो हैं वो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग से लगी हुई हैं। इस देश का जातीय समूह बड़ा जटिल है, जिसमें कुल जनसंख्या का 59%, यानी कि बेल्जियम की जनसंख्या है उसका कुल जनसंख्या का 59% फ्लेमिश में रहता है। कहाँ रहता है? फ्लेमिश में। और इसकी भाषा जो है वो डच है। 40% जनसंख्या जो है बोलोनिया में रहती है और इनकी भाषा फ्रेंच है। क्या भाषा है इनकी? फ्रेंच। और शेष 1% जर्मनी भाषा बोलते हैं। यानी कि 59% भाषा जो है वो डच बोली जाती है, 40% भाषा जो है फ्रेंच बोली जाती है और 1% भाषा आपकी जर्मनी बोली जाती है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 20% डच भाषा बोलते हैं
और शेष 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी भाषा कितने प्रकार के लोग बोलते हैं। और बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग, जो बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग हैं, वो डच भाषियों से अधिक समृद्ध व शक्तिशाली हैं और उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति डच भाषियों से बेहतर है। ठीक है। और 1950 से 1960 के दशक में इन दोनों समूहों में तनाव पैदा हो गया था। तो यहाँ तात्पर्य कहने का ये है कि बेल्जियम में सबसे ज्यादा जो है 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश में रहते हैं, और जिनकी भाषा डच है। और 40% जनसंख्या जो है बोलोनिया में रहती है और जिसकी भाषा फ्रेंच है, और 1% भाषा जो है वो जर्मनी बोली जाती है। और ब्रुसेल्स में 20% डच भाषा बोलते हैं और 80% फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच भाषा के लोग जो है वो अधिक शक्तिशाली हैं, समृद्ध हैं, उनका शैक्षणिक दृष्टि से वो अधिक शक्तिशाली हैं। तो इन देशों में इसमें ये टकराव की स्थिति होती है कि डच वाले सोचते हैं कि हमारा विकास हो और फ्रेंच वाले सोचते हैं हमारा, जबकि फ्रेंच की भाषा बोलने वाले लोग कम हैं और डच की भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंच भाषा के लोग अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हैं और यही उनके मनमुटाव को पैदा करता है। और 1950 से 1960 के दशक में इन दोनों भाषाओं के बीच में के लोगों के बीच में कटु संबंध पैदा हो गए थे। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आपको बताता हूँ वीडियो।